कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं पप्पू परदेसी को, जो कि एक नंबर का फट्टू होता है। वो इतना ज्यादा डरपोक होता है कि अगर उसके सामने कोई बात भी दे तो उसकी फटकर 464 हो जाती है। वो स्कूल में होता है जहाँ पर उसकी सहेली गंगू गणमरी उसे कहती है कि तुम्हें पता है अगर तुम अपनी लुल्ली को ज्यादा हिलाओगे तो वो बाद में खड़ा होना ही बंद कर देगी। पप्पू परदेसी पूछता है कि तुम्हें ये कैसे पता चला, जिस पर गंगू गणमरी कहती है कि अभी तुम बच्चे हो, जब बड़े हो जाओगे तो तुम्हें भी पता चल जाएगा। इसी दौरान वहाँ पर गंगू गणमरी का बाप आता है, जो कि अपनी नई कार का इतना दीवाना था कि इसके लिए उसने अपनी वाइफ तक को भी छोड़ दिया था। इसके बाद जब पप्पू परदेसी स्कूल से अपने घर आ रहा होता है तो उसे रास्ते में कुछ चूतिया मिलते हैं जो उसे रोककर परेशान करने लगते हैं। तभी कालिया कहता है कि भोसड़ी के क्या तेरे टट्टे बड़े हो गए हैं। पप्पू परदेसी कहता है क्यों, तुम्हें मेरे टट्टों में इतना इंटरेस्ट क्यों है। कालिया कहता है कि भोसड़ी के मुझे तेरे टट्टों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि 2 दिन पहले ही मैं बसंती को बजाकर आया हूँ जो कि मुझसे 5 साल बड़ी है। तुझे पता है कि उसकी चूची इतनी बड़ी बड़ी थी कि वो मेरे हाथों में भी नहीं आ पा रही थी। मैंने तो जाते ही पहले उसको घोड़ी बना दिया और उसे दबाकर बजाने लगा। इस पर पप्पू परदेसी कहता है कि मुझे नहीं लगता ये सब सच में हुआ होगा, क्योंकि तुम तो एक नंबर के चूतिए हो। अभी सुनकर कालिया गुस्सा हो जाता है और उसे धक्का मार देता है। कहता है कि बहनचोद ये तो एकदम ढीला है, पता नहीं इसकी लुल्ली खड़ी भी होती होगी या नहीं। अब इससे पहले कि वो उसे पीटने लगता तभी वहाँ पर भटकती भोसड़ी आ जाती है, जो कि पप्पू परदेसी की बेबी सीटर थी। वो कालिया के पास आती है और उसे कहती है कि भोसड़ी वाले, अगर तूने फिर से पप्पू परदेसी को परेशान किया तो मैं तेरे टट्टे काट कर उसके झुमके बना दूंगी और तेरी झांटों में आग लगा दूंगी। साथ ही मैं तेरी लुल्ली पर इतना जोर से मारूंगी कि वो कभी खड़ी ही नहीं हो पाएगी। अभी सुनकर कालिया की फटकर 64 हो जाती है और वो वहां से भाग जाता है। फिर भटकती भोसड़ी उसके पास आती है और उसे कहती है तो ये वही भोसड़ी वाले हैं ना जो तुम्हें हमेशा परेशान करते हैं। पप्पू परदेसी कहते हैं हाँ, मगर अब कर भी क्या सकते हैं। भटकती भोसड़ी कहती है कि अब जब भी ये तुम्हें परेशान करें तो पहले तुम इन्हें अपने पास आने देना, फिर जैसे ही ये तुम्हें मारने तुम्हारे पास आए तुम सीधा इनके टट्टों पर वार करना और उन्हें फोड़ देना। इसके बाद वो उसे अपनी कार में बिठाती है और उसे उसके घर तक छोड़ने जाती है। रास्ते में पप्पू परदेसी उसे कहता है कि कल मेरे पेरेंट्स घूमने के लिए बाहर जा रहे हैं तो तुम्हें मेरी बेबी सिटिंग करने के लिए आना पड़ेगा। भटकती भोसड़ी कहती है कि फिर तो मजा ही आ जाएगा, हम दोनों पूरी रात पार्टी करेंगे और तुम मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हो। अब सुनकर पप्पू परदेसी खुश हो जाता है और उसकी मोटी मोटी चूचियों को देखने लगता है। तभी भटकती भोसड़ी भी उसे उसकी चूचियां देखते हुए देख लेती है और कहती है कि भोसड़ी के अभी से ही अपनी छोटी लोली को खड़ी मत कर, जिसके बाद वो उसे उसके घर छोड़कर वहां से चली जाती है। फिर शाम को पप्पू परदेसी अपने माँ बाप के रूम में जाता है, जहाँ पर उसका बाप लैपटॉप में घचाघच की फिल्में देख रहा होता है। पप्पू परदेसी पूछता है कि क्या मैं भी देख सकता हूँ, जिस पर उसका बाप कहता है कि नहीं, अभी नहीं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको देखकर तुम्हारा छोटा सामान अभी से बड़ा हो जाएगा, लेकिन जब तुम बड़े हो जाओगे तो हम दोनों ये साथ में मिलकर देखेंगे। लेकिन पप्पू परदेसी को वो घचाघच वाली फिल्में देखनी ही थी, इसलिए वो अपने कमरे में जाकर अपना लैपटॉप चालू करता है और उसमें मियां बाई की नंगी फिल्में लगाकर देखने लगता है। अब उसे ये फिल्में देखने में इतना इंटरेस्ट आने लगा था कि वो इसे पूरी रात देखता है और 20 बार मुट्ठ भी मारता है। अब जब वो हिला हिलाकर थक चुका था तो वो उसे बंद कर देता है और कहता है कि बहनचोद ये सब बकवास है। इसके बाद वो रेडी होकर स्कूल जाता है, जहाँ पर वो गंगू गणमरी को बताता है कि आज रात भटकती भोसड़ी मेरे घर आने वाली है। गंगू गणमरी कहती है कि फिर तो आज रात वो किसी के साथ घचाघच करेगी। पप्पू परदेसी कहता है कि नहीं, वो ऐसी नहीं है। गंगू गणमरी कहती है कि भोसड़ी के बेबी सिटर्स यही करती हैं, वो तुम्हारे सोने के बाद लड़कों को बुलाती हैं और उनके साथ चौदम पट्टी करती हैं। अब ये सुनकर पप्पू परदेसी भी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है फिर तो आज रात मैं भी उठकर चेक करूंगा कि वो मेरे सोने के बाद करती क्या है। फिर स्कूल के बाद पप्पू परदेसी भटकती भोसड़ी को देखता है, जो किसी चूतिए लड़के के साथ घूम रही होती है और एंजॉय कर रही होती है। अब ये देखकर पप्पू परदेसी की गांड जल जाती है, क्योंकि आज रात तो वो उसे बजाने के बारे में सोच रहा था। फिर वहां से वो अपने घर आता है, जहाँ पर वो अपने मॉम डैड को देखता है, जो कि जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं। दरअसल उसके पेरेंट्स का रिलेशनशिप कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए वो हर महीने मजदूरी करने होटल में जाते हैं ताकि उनके रिश्ते में प्यार बना रहे। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर भटकती भोसड़ी भी आ जाती है, जो कि आज रात के लिए पप्पू परदेसी का ध्यान रखने आई थी। फिर जाने से पहले पप्पू परदेसी के माँ बाप उसे कहते हैं कि आज रात के लिए इस घर के मालिक तुम हो, लेकिन घर में कोई भी तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम तेरी गांड में डंडा डाल देंगे। जिसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अब उनके जाते ही पप्पू परदेसी और भटकती भोसड़ी घर में पार्टी करने लगते हैं। वो दिन भर मस्ती करते हैं, साथ में मूवीज देखते हैं और दिन भर बेफालतू की बकचोदियां करते हैं। वहीं पप्पू परदेसी भी भटकती भोसड़ी के साथ टाइम बिताकर बहुत खुश था, क्योंकि वो उसे हमेशा से ही पसंद करता था और एक बार उसे बजाना चाहता था। वहीं भटकती भोसड़ी ही एक ऐसी लड़की थी जो उसे लूजर नहीं समझती थी और उसके साथ काफी अच्छे से रहती थी। इसी दौरान भटकती भोसड़ी उससे पूछती है कि तुम्हारा गंगू गणमरी के बारे में क्या ख्याल है। पप्पू परदेसी कहता है कि नहीं यार, वो तो सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है। भटकती भोसड़ी कहती है कि अब ज्यादा मत बनो, अगर वो भी तुम्हारे पास आ गई तो तुम उसे पकड़कर ऐसे चाटने लग जाओगे। अभी सुनकर पप्पू परदेसी शर्माने लगता है और उसे कहता है कि तुम तो साली बहुत बड़ी ठरकी हो। भटकती भोसड़ी कहती है कि तुम चिंता मत करो, मुझे पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन तुम उसे घोड़ी बनाकर ही रहोगे। अब पप्पू परदेसी के सोने का टाइम हो गया था, तभी भटकती भोसड़ी उससे पूछती है कि क्या तुम दारू पीना चाहोगे। अब क्योंकि पप्पू परदेसी उसके सामने मर्द बनना चाहता था, इसलिए वो उसे हाँ कर देता है। फिर भटकती भोसड़ी अंदर जाकर उसके लिए दारू लेकर आती है और उसे कहती है कि इसके बारे में अपने पेरेंट्स को मत बताना। अब पप्पू परदेसी ने वो गिलास ले तो लिया था, लेकिन वो उसे पीना नहीं चाहता था, इसलिए वो चुपके से उसे फेंक देता है और भटकती भोसड़ी के सामने ऐसे नाटक करता है कि उसने वो पी लिया।
फिर सोने से पहले वो गंगू गंडमरी को कॉल करता है और उसे कहता है कि आज तो मैं पता लगा कर ही रहूंगा कि मेरे सोने के बाद ये लोग यहाँ पर करते क्या हैं। तभी वहाँ पर भटकती भोसड़ी आ जाती है, जिसको देखकर पप्पू परदेसी सोने का नाटक करने लगता है ताकि उसे उस पर शक ना हो। फिर भटकती भोसड़ी उसे गुड नाइट बोलती है और वहाँ से चली जाती है। अब कुछ घंटे बीत जाते हैं और पप्पू परदेसी वेट कर रहा होता है कि आज रात को कौन उसके घर आने वाला है। तभी घर की घंटी बजती है और पप्पू परदेसी गंगू गंडमरी को मैसेज करता है कि कोई 5-6 लोग आए हैं। गंगू गंडमरी कहती है कि फिर ये ग्रुप चुदाई होगी। पप्पू परदेसी सोचता है कि ये ग्रुप चुदाई क्या होती है और वो इसे इंटरनेट पर देखने लगता है। तभी गंगू गंडमरी उसे मैसेज करती है कि जाओ और देखो नीचे क्या हो रहा है। अब पप्पू परदेसी चुपके से अपने रूम से बाहर निकलता है और छुपकर उन सभी को देखने लगता है। वो देखता है कि वहाँ पर कुछ लोग बैठे थे जिनके नाम कुछ इस तरह थे: मुठल मैक्स, कातिल हसीना, डामर का टुकड़ा, सोनिया सुहागरात और आखिर में चूतिया, जो कि एक चूतिया ही था। वो सभी मिलकर ट्रूथ और डेयर गेम खेल रहे होते हैं, जहाँ पर भटकती भोसड़ी को डेयर दिया जाता है कि उसे यहाँ पर मौजूद हर किसी को किस करना होगा। अब भटकती भोसड़ी अपनी गांड मटकाते हुए एक एक के पास जाती है और वो उन्हें पकड़कर ऐसे चूसती है कि वो मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब मेरी खोलकर बजा देगा, लेकिन मुझे देखने में तो बहुत मजा आया। अब सबको चूसने के बाद वो आखिर में चूतिया को चूसने जाती है, लेकिन चूतिया का तो ये सब देखकर पहले ही पानी निकल चुका था, इसलिए वो घबरा जाता है और उसे मना करने लगता है। लेकिन तभी भटकती भोसड़ी कहती है कि तुम चिंता मत करो, इसके बाद हम दोनों ऊपर वाले कमरे में चलेंगे जहाँ तुम मुझे घोड़ी बनाकर पूरी रात मेरी सवारी करना। अब ये सुनकर चूतिया खुश हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों भी एक दूसरे को चूसने लगते हैं। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था और हम व्यूवर्स भी अपना खड़ा करके बैठे थे कि शायद ये इसे रूम में ले जाकर इसके खेत में मजदूरी करने वाला है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि भटकती भोसड़ी अपनी जेब में से 2 खंजर निकालती है और उसे सीधा चूतिया के सर में घुसा देती है। अब ये देखकर पप्पू परदेसी की तो गांड फटकर उसके हाथ में आ जाती है कि भेड़चोद अभी यहाँ पर ये क्या हुआ। हम देखते हैं कि भटकती भोसड़ी उस चूतिया को कह रही होती है कि तुम ये याद रखना कि तुमने हमारा एक बहुत बड़ा मकसद पूरा किया है, जिसके बाद वो उन खंजर को उसके सर में से बाहर निकाल देती है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर उसके बाकी के दोस्त 2 कटोरे लेकर आते हैं और चूतिया के सर से निकलने वाले खून को उसमें इकट्ठा करने लगते हैं। फिर वो वहां पर एक बॉक्स लेकर आते हैं जिसके अंदर एक पुरानी सी किताब होती है। तभी भटकती भोसड़ी कहती है कि हमने शैतान से सौदा किया है ताकि वो हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर सके, जिसके लिए हमें उसे 2 मासूमों का खून चढ़ाना होगा। अब एक का खून तो हमें मिल गया, बस हमें दूसरे का लेना है जो अभी ऊपर सो रहा है। अब ये सुनकर पप्पू परदेसी घबरा जाता है और भागते हुए अपने रूम में आ जाता है। फिर वो सीधा पुलिस को फोन करता है और उन्हें बता देता है कि मेरे घर में कुछ लोगों ने मिलकर एक लड़के को मार दिया, प्लीज आप लोग यहाँ पर जल्दी आ जाओ। पुलिस कहती है कि हम निकल ही रहे हैं, पर तब तक तुम कहीं पर जाकर छुप जाओ। पप्पू परदेसी कहता है कि नहीं, मुझे खुद को बचाना होगा, जिसके बाद वो भागकर खिड़की के पास जाता है ताकि वो वहां से कूदकर बाहर निकल सके, लेकिन उसकी ऊंचाई देखकर उसकी फट जाती है और वो वापस अंदर आ जाता है। फिर वो देखता है कि भटकती भोसड़ी और उसके दोस्त उसके रूम में ही आ रहे होते हैं, इसलिए वो जल्दी से अपने बेड पर लेट जाता है और उनके सामने सोने का नाटक करने लगता है। तभी भटकती भोसड़ी और उसके दोस्त उसके रूम में आते हैं और एक इंजेक्शन लेकर उसके शरीर में से खून निकालने लगते हैं। अब पप्पू परदेसी को इंजेक्शन से बहुत डर लगता था, लेकिन इस बार वो किसी तरह खुद को संभाल लेता है। फिर उनके वहां से जाते ही पप्पू परदेसी खड़ा होता है और कुछ कपड़ों की एक रस्सी बनाकर उसे खिड़की से बाहर फेंकता है ताकि वो उसकी मदद से वहां से निकल सके, लेकिन उसका ज्यादा खून निकलने की वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसे एक चेयर से बांध दिया गया है और सभी चूतिया स्टाइल से उसके सामने खड़े हुए होते हैं। पप्पू परदेसी कहता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन इस चूतिया ने शर्ट क्यों नहीं पहनी। भटकती भोसड़ी कहती है कि चलो बताओ तुमने क्या देखा, क्योंकि मुझे ये तो पता है कि तुमने वो ड्रिंक नहीं पी थी जिसके अंदर मैंने बहुत सारी नींद की दवाइयां डाल दी थी, और तुम अभी तक जगे हुए क्यों हो। पप्पू परदेसी कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं बाहर जाकर बीड़ी पीने वाला था। भटकती भोसड़ी कहती है कि बहन जो तुमने हमको चूतिया समझा है, अब सच सच बता दो तुमने क्या देखा। पप्पू परदेसी कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम लोग यहाँ पर ग्रुप चुदाई कर रहे थे, जिसके लिए तुमने मेरा खून भी लिया। भटकती भोसड़ी कहती है कि तुम्हारा खून तो हमने अपने साइंस प्रोजेक्ट के लिए लिया था। अब उसे ऐसा लग रहा था कि शायद इसे कुछ नहीं पता, इसलिए वो उसे खोलने के लिए बोलती है। लेकिन इसी दौरान वहां पर पुलिस भी आ जाती है, जिसको देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं कि बहनचोद इन्हें यहाँ पर किसने बुलाया। अभी देखकर भटकती भोसड़ी कहती है कि बहनचोद तूने ही पुलिस को बुलाया है, सच बता दे तूने क्या देखा जिससे डरकर तूने इन पुलिस वालों को बुलाया। तभी पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है और उनको कहती है कि भोसड़ी वालों सभी नीचे झुक जाओ। लेकिन तभी मुठल मैक्स एक सरिया लेकर आता है और उसे एक पुलिस वाले की आंख में घुसा देता है। इसी दौरान उस पुलिस वाले के हाथ से गोली चल जाती है, जो जाकर सीधा कातिल हसीना की चूची पर लगती है और उसकी एक चूची पंचर हो जाती है। वहीं भटकती भोसड़ी दूसरे पुलिस वाले के पास जाती है और एक चाकू से उसका गला काट देती है। तभी कातिल हसीना अपनी चूची को पकड़कर रोने लगती है और कहती है कि भोसड़ी वालों तुम लोगों की वजह से ही मेरी एक चूची खराब हो गई, अब पता नहीं मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ घचाघच करेगा भी या नहीं। तभी डामर का टुकड़ा कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ घचाघच करूंगा, और वैसे भी लड़कियों में चूचियां नहीं दिमाग बड़ा होना चाहिए। मेरी एक कजन है, उसकी चूचिया भी बहुत छोटी है लेकिन उसका दिमाग बहुत बड़ा है। उधर पप्पू परदेसी चुपके से अपनी जेब में से एक छोटा सा चाकू निकालता है और उससे अपने आप को छुड़ाकर वहां से भागने लगता है। तभी डामर का टुकड़ा उसको पकड़ने उसके पीछे आने लगता है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर उसके पास पहुंचता है तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा आकर एक ट्रॉफी पर गिरता है, जो कि उसके गले से आर पार हो जाती है।
अब ये देखकर मुठल मैक्स उसको पकड़ने उसके पीछे आने लगता है, लेकिन तभी पप्पू परदेसी भागकर अपने रूम में जाता है और खिड़की से कूदकर अपने घर से बाहर आ जाता है। जिसके बाद वो भागते हुए अपने घर के बेसमेंट में जाता है और वहां जाकर छुप जाता है। फिर कुछ देर बाद वहां पर सोनिया सुहागरात आती है, जो उसे कहती है कि भोसड़ी के अब मैं तुझे मारकर सबसे पहले तेरी लुल्ली काटूंगी। फिर वो पप्पू परदेसी को पकड़ने उसकी तरफ आने लगती है, लेकिन तभी पप्पू परदेसी एक रॉकेट जलाता है और उसे उसकी तरफ छोड़ देता है, लेकिन वो रॉकेट मिस हो जाता है और एक कोने में जाकर अटक जाता है। अब सोनिया उसे मारने के लिए आई रही होती है कि तभी पप्पू परदेसी भागता हुआ बाहर आता है और सोनिया सुहागरात को उस बेसमेंट के अंदर ही बंद कर देता है। इसी दौरान जो रॉकेट वहां पर जल रहा था वो फट जाता है और उस धमाके में सोनिया सुहागरात जलकर भस्म हो जाती है। तभी वहां पर मुठल मैक्स भी आ जाता है और उसे कहता है कि भोसड़ी के तूने सोनिया सुहागरात को भी उड़ा दिया। मैं तो हैरान हूँ कि बहनचोद तू अभी छोटा ही है, पर अब तक तू 2 हरामियों को तो टपका चुका है, लेकिन अब अगर तेरी गांड में दम है तो मुझे टपका कर दिखा। जिसके बाद वो भी उसको मारने उसके पीछे पड़ जाता है। फिर पप्पू परदेसी भागता हुआ एक पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन तभी मुठल मैक्स भी वहां पर आ जाता है और उसे कहता है कि भोसड़ी के अब देख मैं तेरी कैसे गांड मारता हूँ। जिसके बाद वो उस पेड़ पर चढ़कर उसके पास आ जाता है। अब वो उसे पकड़कर मारने ही वाला होता है कि तभी मुठल मैक्स का पैर फिसलता है और वो वहां पर टंगी हुई एक रस्सी से जाकर लटक जाता है। तभी वहां पर भटकती भोसड़ी आती है और उस पर गोलियों से हमला करने लगती है। अब पप्पू परदेसी भागता हुआ सीधा गंगू गंडमरी के घर पहुंचता है और उसे बताता है कि भटकती भोसड़ी एक साइको किलर है और वो मुझे मारना चाहती है। फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हारे डैड कहाँ पर है, जिस पर गंगू गंडमरी बताती है कि वो किसी छिनाल के पास गए हैं उसे घोड़ी बनाने। इसी दौरान वहां पर भटकती भोसड़ी भी भटकते हुए पहुंच जाती है और पप्पू परदेसी को ढूंढने लगती है। अब उसको देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं और एक रूम में जाकर छुप जाते हैं। उधर हर जगह ढूंढने पर भी जब भटकती भोसड़ी को पप्पू परदेसी नहीं मिलता तो वो वहां से चली जाती है। तभी उसके जाते ही पप्पू परदेसी गंगू गंडमरी को कहता है कि तुम जल्दी से पुलिस को फोन करो और उन्हें सब कुछ बता दो, तब तक मैं इस भटकती भोसड़ी को संभाल लूंगा। अब पप्पू परदेसी की बहादुरी देखकर गंगू गंडमरी इंप्रेस हो जाती है और उसके पास आकर उसको चूसने लगती है। पप्पू परदेसी कहता है कि मुझे किस करके बहुत अच्छा लगा। इस पर गंगू गंडमरी कहती है कि मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन अगली बार हम चौदम पट्टी करेंगे। अभी सुनकर पप्पू परदेसी खुश हो जाता है और भागते हुए बाहर आ जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि साली भटकती भोसड़ी यहाँ पर हूँ मैं, मेरे पास आओ और मार मुझे। जिसके बाद वो वापस अपने घर के अंदर आ जाता है। वो चारों तरफ देखता है, लेकिन वहां पर उसे कोई नहीं मिलता। तभी वहां पर उसे कातिल हसीना दिखाई देती है, जो कि एक चेयर पर बेहोश पड़ी हुई थी। अब पप्पू परदेसी को लगता है कि शायद वो टपक चुकी है, लेकिन तभी वो उड़ जाती है और उसे पकड़ लेती है। वो उसे मारने लगती है, लेकिन तभी पप्पू परदेसी भी उसकी चूचियों पर 2-4 घुसंड मार देता है। अब ये देखकर कातिल हसीना कहती है कि भोसड़ी के तू एक नंबर का ठरकी है, मैं सब जानती हूँ कि तू रोज रात को मेरे बारे में सोचकर मुट्ठ मारता होगा। पप्पू परदेसी कहता है कि बहन की घोड़ी, मैं सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। अब कातिल हसीना उसे फिर से मारने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी पीछे से भटकती भोसड़ी एक शॉटगन लेकर आती है और उससे उसकी खोपड़ी उड़ा देती है। फिर वो उसे कहती है कि अब सब मर चुके हैं, तो तुम बताओ कि मैं तुम्हारा क्या करूं। तभी पप्पू परदेसी मौका देखकर उसकी किताब उठा लेता है और उसे कहता है कि मेरे पास मत आना, नहीं तो मैं इसे जला दूंगा। अब ये देखकर भटकती भोसड़ी घबरा जाती है और उसे कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो, मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ इस किताब की वजह से हूँ। पहले मैं बहुत ही भद्दी और डरपोक थी, लेकिन जब मैंने इसे यूज किया तो मैं सुंदर और कॉन्फिडेंट हो गई। कहती है कि तुम मेरे साथ हो जाओ, हम दोनों मिलकर ये सारा इल्जाम मुठल मैक्स के ऊपर डाल देंगे कि उसी ने ही इन सभी को मारा है। जिसके बाद हम दोनों ये शहर छोड़कर यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। पप्पू परदेसी कहता है कि नहीं, अगर ये किताब रही तो तुम और भी बच्चों के साथ वही करोगी जो तुमने मेरे साथ किया। जिसके बाद वो उस किताब को जलाकर फेंक देता है। अब भटकती भोसड़ी उस किताब में लगी आग को बुझाने की कोशिश करने लगती है, जिस दौरान पप्पू परदेसी भागकर गंगू गंडमरी के बाप की कार निकालता है और उसे उड़ाता हुआ सीधा अपने घर के अंदर लाकर भटकती भोसड़ी के ऊपर चढ़ा देता है। फिर कुछ देर बाद वहां पर पुलिस भी पहुंच जाती है, जहां उन्हें घर पर भटकती भोसड़ी मरी हुई मिलती है। तभी वहां पर पप्पू परदेसी के पेरेंट्स भी पहुंच जाते हैं, जो कि उसके बारे में सोचकर बहुत परेशान हो रहे थे। अब हम देखते हैं कि पप्पू परदेसी ने अपने सभी डरों पर काबू पा लिया था, जिसके बाद वो अपने पेरेंट्स को कहता है कि अब मुझे किसी बेबी सीटर की जरूरत नहीं है। फिर फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एक पुलिस वाला भटकती भोसड़ी की बॉडी देखने उसके घर के अंदर जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही वो देखता है कि उसकी बॉडी वहां पर नहीं होती। लेकिन तभी पीछे से भटकती भोसड़ी आकर उस पर हमला कर देती है। अब इसके बाद कहानी में आगे क्या होगा ये हम देखेंगे इसके सेकंड पार्ट।